डॉक्टर इकरामुल हक साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। ये फरमाइएगा कि एफबीआर को पहली छमाही की जो टैक्स वसूलियों में 386 अरब रुपए की कमी का सामना है। आप क्या समझते हैं कि एक तरफ आईएमएफ का इतना प्रेशर है, दूसरी तरफ एफबीआर अपने टारगेट पूरे नहीं कर रहा, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? जाहिर है जब फरवरी में आईएमएफ का वक्त आएगा तो वो सवाल पूछेगा कि आपने हमारे साथ जो मीटिंग्स की उसमें ये कहा कि जी हम बेहतर हिकमत अमली से और कुछ और ऐसे इकदाम से जो पहले नहीं किए गए हैं, और उसके लिए खास चेयरमैन साहब को भी बाहर से लाया गया। हालांकि आपको पता है कि एफबीआर के अंदर बड़े काबिल लोग भी हैं, तो वो बड़े सीरियस सवाल पूछेंगे, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा ताल्लुक हमारे सूबों के बजट से भी होता है। क्योंकि जब भी एफबीआर का 57.5% शेयर जो है वो सूबों को चला जाता है, साथ में जो हमारा एनएफसी अवार्ड है, अब उसके तहत जाहिर है कि उन्होंने बजट तो उस फिगर पर ही बनाए थे जिस फिगर के ऊपर एफबीआर का बजट तय हुआ था। अब जब उसको आप डाउनवर्ड रिवाइज करते हैं तो फिर सूबों के बजट्स भी जो है वो आउट हो जाते हैं। तो ये बड़ा रियलिस्टिकली बनाना चाहिए। अब एक सिर्फ जो मुझे होप नजर आती है, चूंकि बहुत ज्यादा कर्जा बैंकों से लिया था वफाक ने, तो उसके नतीजे में स्टेट बैंक की इनकम बहुत ज्यादा हुई है इस साल, तो वो ये मालियाती खसारे का कुछ हिस्सा वहां से पूरा हो जाएगा। तो हो सकता है आईएमएफ को कन्विंस करने में कामयाब हो जाए कि मालियाती खसारा जिस सतह पे वो चाहते थे वो हम पूरा कर देंगे, तो आप मजीद मिनी बजट ना लाएं, क्योंकि अगर मिनी बजट आया तो फिर महंगाई फिर दोबारा से बढ़ जाएगी और आम लोगों के लिए बहुत मुश्किलात होंगी। काजी साहब, आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी। अब मामला ये है कि मिनी बजट का भी खतरा है, और अगर चले मिनी बजट नहीं भी आता और हालात यही रहते हैं, तो अगला जो बजट होगा वो तो फिर चीखें निकलवा देगा। एक तो आप मुझे इतने बड़े लोगों के सामने बिठा देते हैं मैं क्या बात करूं। डॉक्टर साहब इकराम हमारे उस्ताद हैं मेरे। अब बात यह है कि देखें, मैं तो माइक्रो इकनॉमिक्स पे तो मैं आपकी कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन मैक्रो इकनॉमिक्स पे मैं ये कहता हूं कि हम एक बड़ी मुश्किल और तकलीफदेह सिचुएशन में हैं। मसलन तो ये जो हमारी सबसर्वियंस है, वो सबसर्वियंस इस निज़ाम से जुड़ी है। मगर मैं एक बात और भी करता हूँ, मैं एक ये बात करता हूँ कि आखिर इंडिया भी तो हमारे साथ आज़ाद हुआ था। $650 बिलियन की उसकी फॉरेन, हालांकि जिल्लत और गुर्बत का तुमार है वहाँ पे, 80% लोगों को वहाँ पे वो खैरात देते हैं तो वो जिंदा रहते हैं, वो अपनी जगह। लेकिन ये इतने नालायक हैं कि ये मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस भी नहीं रख सके। $12 बिलियन माशाल्लाह, अब हमारे पास 4 महीने के इंपोर्ट के पैसे आ गए हैं। मतलब ये क्या बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा निज़ाम जो है वो एंटी पीपल है। और दूसरी मैं बात दोबारा दोहराऊंगा कि ये जो तरक्की का मॉडल ये बात करते हैं, इस तरक्की के मॉडल में जान होती तो क्या जो बांग्लादेश है इस तरह से उड़ता? ये सबसे बड़ी जो आर्ग्यूमेंट था, मैं बात करता था ना, बांग्लादेश में ये हो गया, बांग्लादेश में वो हो गया, सब सारा जो वेस्टर्न लिबरल यही कह रहे थे। तो क्या हुआ बांग्लादेश में? गुर्बत से बिलबिला के लोग बाहर निकल आए। तो हमें कुछ करना पड़ेगा। जो 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 हम सारी की सारी जो है वो सप्लाई साइड के पीछे चले गए हैं। डिमांड की तरफ भी आना है भाई, और बंदे की तरफ भी आना है। या पाकिस्तान के आइन में जिस तरह मैं बार बार कहता हूं कि ये जो आर्टिकल 38D है या 3 है या 25A है, या उन पर भी काम करो। रियासत जो है ये मसलन अभी प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, एमआरएट प्राइवेटाइज्ड है। जिस वक्त अरूज बामे अरूज पे थी PIA, तो कौन चला रहा था उसे? हम ही चला रहे थे ना, तो हमने खराब कर दिया। पहले असासों को हम नुकसान में धकेलते हैं, उसका हम कबाड़ करते हैं, उस कबाड़ का फिर हम धंधा करते हैं। तो ये सिलसिला खत्म हो जाए, क्योंकि अब ये सिलसिला चल नहीं सकता। उड़ान जो है वो टीवी पे अच्छी लग रही है, मगर ज़मीन में जब तक उड़ान नहीं होगी, उड़ान का फ़ायदा कोई नहीं। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि हमारे यहाँ ये जो हुकूमती दावे तो ये होते हैं कि जी महंगाई कम हो गई। अब भी हुकूमती जो तर्जुमान हैं वो बड़े ये शख्साने हमें सुनाते हैं कि जी महंगाई की शरह में इतनी कमी हो गई है और सिर्फ 4% पे आ गई है, ये 21% पे थी, 22% पे। लेकिन असल हकीकत ये है कि महंगाई में तो इजाफा हो रहा है। चले उसकी शरह में अगरचे कमी भी हो गई, लेकिन गरीब आदमी के लिए तो महंगाई में इजाफा हो रहा है। तो इससे जान कैसे छूट सकती है? ये दुरुस्त फरमाया आपने। दरअसल एक दफ़ा कीमतें इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं, यानी कम से कम 10 अगर आप कहें कि टाइम्स तो ज़्यादा बढ़ी गई हैं कीमतें। अब जाहिर है कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद तो वहाँ है नहीं, पाकिस्तान में आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा, हमारी जो शरह नमू है वो बहुत नीचे आ चुकी है। IMF के प्रोग्राम में चूँकि ऑस्टेरिटी और इस तरह की फजूल चीज़ें होती हैं। अभी काई साहब भारत की बात कर रहे थे, वहाँ उनकी ग्रोथ 7% से ज़्यादा, और अब तो चाइना को भी वो
पीछे छोड़ गए। असल जो चीज़ है जो पाकिस्तान में भी कीमतों को वापस ला सकती है और लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा कर सकती है, वो है कि हम अपने केक के साइज को बड़ा करें। अब उसकी वजह तो एक ही हो सकती है कि आप एक सरमायाकारी से ग्रोथ लाएं। अब सरमायाकारी हो नहीं रही, अब लोकल सरमायाकार भी नहीं कर रहा। अब भारत में भी सरमायाकारी बहुत हुई, चाइना में भी सरमायाकारी के लिए हालात बनाए गए। पाकिस्तान का भी वही निजात का रास्ता है कि अगर हम सरमायाकारी की तरफ तवज्जो दें और शरह नमू बढ़ाने की तरफ तवज्जो दें तो जाहिर है लोगों की आमदनी भी बेहतर होगी, लोगों को रोजगार के मसाइल हल होंगे, तो फिर ये महंगाई पे भी हम काबू पा सकेंगे। और कीमतें जो पिछले लेवल पे थी 2017-18 में, ये खुद ही फरमाते हैं कि जब हम गए थे तो कीमतें ये थी, तो फिर उसी सतह पे कीमतें वापस लाएंगे या लोगों की आमदनी जो है वो 4 गुना कर दें, 10 गुना कर दें। तो मेरा ख्याल है कि बड़ी जो डिबेट होनी चाहिए वो ये है कि पाकिस्तान में टैक्सों का निज़ाम जो है वो बहुत ख़राब है। अब इतने हाईएस्ट टैक्स लगाकर जो इस वक्त हमारे पूरे एशिया में नहीं बल्कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हो गए हैं। अब आपने सरकारी मुलाजमीन को देखे, थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ाई और वहाँ उनके टैक्सेस भी बहुत बड़े हैं, वो भी मुश्किल में है। फिर जब आप उनको मार्केट वेजेस नहीं देते तो बदनवानी वो अपने तौर पर जस्टिफाइड करके बैठ जाते हैं। तो पूरा एक गैर जो मुनसफाना निज़ाम है जिसमें आप वसाइल भी चंद हाथों में रखे हुए हैं, कैपेबिलिटीज आप अपनी दुरुस्त कर नहीं रहे हैं। अभी तक जो आपके जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हम एक्सप्लॉइट करने में हमारे पास टेक्नोलॉजी और सरमाया नहीं है। तो ये जो बड़े मसाइल है, फिर मईशत के ढांचे का बहुत बड़ा मसला है कि वो एलिटिस्ट है, उसमें खास लोगों को सिर्फ फायदा होता है, आम लोगों में तो उसके कोई फायदा ही नहीं होता। अब पिछले प्रोग्राम में काई साहब को मैंने 3-4 नंबर बताए थे कि इस वक्त दरअसल हम सूद की रकम भी अदा करने के लिए हमारे पास वफाकी सतह पर आमदन नहीं है, यानी कि 75% तो वसाइल जो हम इकट्ठे भी कर रहे हैं टैक्सेस मालदार करके वो चले जाएंगे, यानी 57.5% सूबों को देने के बाद हमारे पास इतना नहीं बचेगा कि हम इस साल का जो डेट सर्विसिंग है जो हमने 9.7 ट्रिलियन पे रखी है, अगर ये 8 पर भी आ जाए तो फिर भी हमारे पास वसाइल नहीं है। तो इसका मतलब है कि सारे अखराजात डिफेंस दूसरे जो तकरीबन 17 ट्रिलियन बनते हैं वो हम मजीद कर्जे लेके पूरे करेंगे। तो कौन सी उड़ान की बात हो रही है? पूरी आपने देखा उड़ान की गुफ्तगू में ये नहीं बताया कि पाकिस्तान का डेट जो अब 77 ट्रिलियन पे पहुंच गया है वो कैसे कम होगा। अगर वो कम नहीं होगा तो सूद की शरह कम नहीं हो, यानी सूद की वो हुजम कम नहीं होगा, वो कम नहीं होगा तो आप जितने भी टैक्स इकट्ठा कर लें। तो जब तक आप ये बुनियादी जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स है ये नहीं करेंगे तो ये इसी मुसीबत में हम कुछ दिन के लिए माइक्रो स्टेबिलिटी के नंबर्स क्या बात करके हम खुश हो लेंगे मगर रहेंगे आईसीयू में। अब आईएमएफ के प्रोग्राम में रहना तो खुद इस बात का इशारा है कि दरअसल हम आईसीयू वार्ड में है। अब मुझे तो समझ नहीं आती कि एक आईसीयू वार्ड में मरीज हो और वो कह रहा है कि मैं उड़ान भरूंगा। भाई पहले आप सेहतमंद तो हो जाए, कुछ अपनी सेहत बेहतर कर ले, फिर उड़ान भी भर लीजिएगा। तो ये सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए और एक रोजी पिक्चर दिखाने के लिए, और ये खास तौर पर जो हमारे अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है इनको पुरानी आदत है कि वो एक तरह से एक माहौल क्रिएट कर देते हैं कि जी वो हमने तो कमाल कर दिया। और फिर जब वो हुकूमत छोड़ के गए थे तो आपको याद होगा 2018 में पाकिस्तान का जो 60 बिलियन का सिर्फ हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़कर गए थे और फिर सारा इल्जाम ये लगाया कि जी अगली हुकूमत ने काम नहीं किया। जब आप उसके लिए $60 बिलियन का डेफिसिट छोड़कर जाएंगे, मैं उनकी नालायकी को वैसे जस्टिफाई नहीं कर रहा, उन्होंने भी आकर यही कहा कि हमें तो पता ही नहीं था। अभी पता नहीं था तो हुकूमत क्यों ली? उस वक्त जो मिफ्ता साहब ने तकरीर की थी 2018 में बजट में अपनी आखिरी उसमें उन्होंने कहा था कि हमें इस साल सिर्फ कर्जे उतारने के लिए $22 बिलियन की और जो है वो कर्जा लेना है। तो ये हकीकत तो सबको पता थी। तो अब दावे तो और होते हैं मगर हकीकत कुछ और होती है। अब मैं नंबर देख रहा था, जो कर्जों के नंबर हैं वो तो इतने बढ़ गए हैं कि हम अगले 5 साल में अगर इसको काबू नहीं करेंगे तो फिर हम कभी भी अपनी जो मालियाती खसारा है उसको कम नहीं। और मालियाती खसारा जो इकोनॉमिक्स की टर्म में उसे मदर ऑफ ऑल इल्स कहते हैं। अब वो अगर हम काबू नहीं करेंगे तो फिर हम कभी भी ये छोटे मोटे जो हम इशारिये बेहतर कर लेते हैं जिसमें $3 बिलियन सऊदी अरेबिया के पड़े होते हैं, 3 बिलियन चाइना के पड़े होते हैं, उसको काउंट फॉर किए बगैर कहते हैं हमारे पास इतने जराए आगे हैं कि हम इतने महीने की। भाई ये सारे जराए तो मांगे तांगे के हैं। जो इकोनॉमी आप मांगे तांगे से चलाएंगे तो ग्रोथ कहाँ से आएगी? तो ग्रोथ लाने के लिए डॉक्टर साहब की बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू सुनी। इसमें सिर्फ आप ये बता दें, अभी डॉक्टर साहब की गुफ्तगू में चीन और इंडिया का जिक्र आया। मैं खुर्शीद महमूद कसूरी साहब का इंटरव्यू कर रहा था, वो कह रहे थे कि जी बात ये है कि जब चीन की ग्रोथ 9.2 थी तो हम उस वक्त 8.6 पे चले गए थे,
लेकिन वो कहते हैं कि जी असल मामला ये है कि यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है। उस वक्त तक कोई भी इकॉनमी ग्रो नहीं कर सकती जब स्टेबिलिटी ना हो। वो कहते हैं चाहे पाकिस्तान में कोई डिक्टेटर रहा हो या सिविलियन हुकूमत रही हो, जब स्टेबिलिटी नहीं है उस वक्त ग्रोथ हुई है। आप ये बताएं कि ये सारे मामलात में क्या आप क्या समझते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, टैक्स रिफॉर्म कमीशन एक बना था और मुझे ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि उस वक्त के वज़ीर ख़जाना ने एक लंबी गुफ्तगू भी डॉक्टर साहब से कोई यानी रहनुमाई लेने के लिए की थी। अब FBR ये कहता है कि इस मुल्क की अशराफिया टैक्स देने को तैयार नहीं है। वज़ीर ख़जाना साहब ये कहते हैं कि जी FBR बड़ा करप्ट है। मुझे ये बताएं ना, यानी अगर आप मैं वज़ीर ख़जाना हूँ और मैं कहता हूँ जी मैं काम नहीं कर सकता क्योंकि FBR बड़ा करप्ट है, तो मैं वाई द हेल आई एम ड्राइंग अ सैलरी, किस काम की नौकरी कर रहा हूँ? मेरे नाक के नीचे, यानी ख्वाजा आसिफ साहब ने एक दफ़ा फरमाया जब वो वज़ीर बराए बिजली और पानी थे, वो कहते हैं बिजली नहीं बन रही, डकैती हो, डे लाइट ड्राबरी, हैरल्ड पर्चा होता था उसमें छपे थे। तो भाई आप किस चीज़ के वजीर हैं? बात यह है कि जिस तरह डॉक्टर साहब बार बार कहते हैं कि ये क्लास जो है ये अपने आप को टैक्स करने के लिए तैयार ही नहीं है। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब की फिक्र अभी मैंने कोट की कि 16 या 18 बिलियन डॉलर पे आप इस क्लास को पाल रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये कर्जा किधर खर्च हुआ? मुझे सड़क दिखाया ना, मेरी तो हर सड़क टूटी हुई है। हाँ, इनके घर देखें, इनके ग्रोथ। मसला ये है कि हम जिस वक्त तक ये क्लास जो है जो आके हमें उसने एक बड़ा रोजी पिक्चर दिखाई उड़ान की, माशाल्लाह स्क्रीनें बड़ी बड़ी अच्छी लग रही है। वो तो डॉक्टर साहब ने कहा कि उनका एक खासा है वो रोजी एक जो डॉक्टर साहब ने बात की जिसको मैं दोहराना चाहता हूं कि यार तुम ICU में हो, 23वें 24वें प्रोग्राम का मतलब ये है कि तुम जो है वो तुम्हें मरने से बचाने के लिए हमने वेंटिलेटर पे लगाया हुआ है। तो बात ये है, तो फिर किस चीज़ को सेलिब्रेट करें? तो मैं समझता हूँ ये बड़ा एंटी पीपल निज़ाम है, इसकी टैक्सेशन का निज़ाम बड़ी एंटी पीपल है। ये इन लोगों को अगर हम टैक्स नहीं करते, आज एक डॉक्टर साहब ने एक चंद दिन पहले मेरी शो में एक फिगर दी थी कि हमारी ऑलरेडी इकॉनमी 1 ट्रिलियन की यानी 1000 अरब डॉलर की इकॉनमी है। तो भाई 650 बिलियन डॉलर कहाँ छुपा हुआ है? वही ना वारदातियों और फराडियों के पास है ना, जो आके आ जाते हैं विक्ट्री का निशान बना के अच्छे से कोट और मेरी तरह आपकी पीली टाइयां लगा के हमें आके बताते हैं। वो 650 बिलियन डॉलर कहाँ है? जब तक कोई सियासी तहरीक, कोई लोग आके वो पैसा बाजियाब नहीं करवाते और ये डकैती का जो एक तसलसल है इसको रोकते नहीं है, मेरे ज़ाती राय में, मेरे ख्याल में हमारी कोई आफियत नहीं है।